तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है और यह क्लास का महत्व ये है कि जो चैप्टर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछा ही पूछा जाता है। उसके साथ ही इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, धीरे-धीरे पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके साथ आपको मैं जितना चीज़ लिखाऊँगा उसको आप नोट डाउन करते हुए जाएँगे और उसको बार-बार पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगभग समझिए तो सितंबर-अक्टूबर में हो ही जाना है। हमको पता है जहाँ तक अक्टूबर-नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बिहार पुलिस और एमटीएस वाला। तो उसको ध्यान में रखकर आज हमने जो क्लास रखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आप ये क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे और मेरी क्लास को आप ज़्यादा नोट डाउन मत कीजिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको बस स्टोरी के रूप में समझना है और उसके साथ-साथ जो मेन फैक्ट होगा जहाँ हम बोलेंगे लिखने के लिए वहीं पे आप बस उसे नोट डाउन करेंगे। नहीं तो ऐसे आप पढ़ के मतलब सुनते जाइएगा, मतलब स्टोरी आप आराम से हेडफोन या ब्लूटूथ लगा के मतलब आराम से सुन सकते हैं। स्टोरी के रूप में हम सुनाते हैं क्लास को, इसीलिए। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो बैंकों का, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। आप जानते हैं कि वो पूर्ण रूप से असफल रहा। मतलब बैंकों के सिलसिले में हम बात करें तो फिर 1806 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने ही बैंक का स्थापना किया, उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल नाम था। फिर 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बम्बई नाम का एक बैंक खोला गया। फिर 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास नाम का एक बैंक खोला गया। अब देखो उससे हुआ क्या कि जब 3 बैंक खोला गया, 3 बैंकों, तो वो सही ढंग से एक सही संचालन नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने सोचा, मतलब बैंक प्रणालियों के बारे में बहुत काम करनी थी सरकार को, मतलब बैंक से हर एक काम होता था। तो उन्होंने क्या किया था 1921 ईस्वी में क्या किया, तो ये तीनों बैंकों को सम्मिलित कर दिया, मतलब एक साथ जोड़ दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इम्पीरियल बैंक में कितने बैंक को शामिल किया गया है, तो 3 बैंकों को। कौन कौन? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को शामिल कर दिया गया। और तो और उसको क्या किया गया, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को 1 जुलाई 1955 ईस्वी को क्या किया गया, तो इसको गोलवाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एसबीआई में। आपसे समिति का नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? गोलवाला समिति। गोलवाला समिति की सिफारिश पे 1 जुलाई 1955 ईस्वी को यानी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस में कर दिया गया? एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। अब वहाँ से जानते हैं क्या हुआ? वहाँ से मतलब बैंक का संचालन बहुत अच्छे ढंग से चलना स्टार्ट हो गया। मतलब बैंक का दिवालिया घोषित ना होना, बहुत अच्छे ढंग से काम करना स्टार्ट हो गया। ये तो हो गया बैंक का शुरुआती चर्चा। फिर चलते हैं हम आरबीआई पे। मतलब आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई जैसे कि जानते हैं कि बैंकों में सबसे प्रथम स्थान आरबीआई का है। मतलब आरबीआई जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम है इसका। तो इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, आपको मालूम है? हिल्टन यंग समिति। मतलब हिल्टन यंग समिति का सिफारिश पे 1926 ईस्वी में ये समिति प्रस्तुत किया गया था। हिल्टन यंग समिति जो कि 1926 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ। उसके साथ साथ आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। आप बोलेंगे सर ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब है? जब देखो, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार सब एक ही साथ थे। जब 1935 में जब इसका गठन किया गया तो उस समय आरबीआई 3 देश के लिए काम करता था। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और म्यांमार के लिए काम करता था। जब तीनों देश के लिए काम करता था
तो क्या हुआ था 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम बैंक का राष्ट्रीयकरण कर ले, मतलब भारत में इसका बैंक था, मतलब आरबीआई का मुख्यालय तो मुंबई में है, आप भी जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा, मतलब उनके समितियों ने सोचा कि मतलब उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो इसीलिए 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या, तो आरबीआई का जो है ना, मतलब आरबीआई का कार्य देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई का कार्य लिखिए आप। पहला हो जाएगा, आरबीआई के कार्य में लिखेंगे नोट जारी करने का कार्य करता है। क्या करता है? नोट जारी करने का कार्य करता है। बस 1 रुपये का सिक्का को छोड़ के बाकी सभी नोट को जारी करने का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई करता है। मेरा बात ध्यान से सुनेंगे। 1 रुपये को नोट को छोड़ के बाकी सभी नोटों का छापने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। तो सवाल उठ रहा है भाई, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का सिक्के जो जारी करते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आप 1 रुपया का सिक्का पे देखेंगे तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है उस पर, मतलब फिर 2 रुपया पे जाइए तो वहाँ पे आरबीआई का हस्ताक्षर होगा, फिर 10 रुपया पे जाइए आरबीआई का हस्ताक्षर होगा। लेकिन 1 रुपया के सिक्के या नोट पे कुछ पर भी जाएंगे तो वहाँ पे वित्त सचिव का मतलब हस्ताक्षर होगा। समझे? इतना क्लियर है? उसके साथ चलते हैं। या आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कभी सोचे हैं कि बैंकों का बैंक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि देखो, जितना वाणिज्यिक बैंक है, बस आरबीआई मुख्य बैंक है और उनके बाद जितना भी बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक के स्वरूप आ जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपको पीएनबी हो गया, तो कोटक हो गया, ये बहुत सारे बैंक हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। तो उनको बैंकों का बैंक कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि बैंकों का बैंक इसलिए ख़ास तौर पे भी कहा जाता है क्योंकि केंद्र सरकार को पैसा देना या कहीं पे बिल यानी ट्रेजेटरी बिल को पास करवाना, सारा कार्य होता है आरबीआई के पास। यही कार्य का संचालन करता है आरबीआई करता है। और उसके साथ ही साथ मतलब देखा जाए तो आरबीआई साख नियंत्रण भी करता है, मुद्रा नियंत्रण यानी मौद्रिक नीति का संचालन भी करता है। अब मौद्रिक नीति का संचालन का मतलब क्या हुआ भाई, कि मतलब मौद्रिक नीति संचालन का मतलब हुआ कि मतलब जैसे भारत केंद्र सरकार के पास पैसा की नोटों की कमी हो गई, तो क्या करता है आरबीआई? नोट छापने का तो कार्य करता है आरबीआई, लेकिन उसके बदले उन्हें 125 करोड़ का मतलब सोना चाहिए। उसके बाद 85 करोड़ का मतलब 75 करोड़ का मतलब उसकी ये चाहिए, मतलब विदेशी प्रतिभूतियाँ चाहिए। उसके बाद ही ये नोट छापने का कार्य करता है। इसे ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति मतलब यानी हर एक जगह कंट्रोलर, यानी आरबीआई को हम नियामक कहते हैं और नियामक के ही तौर पे उसे कंट्रोलर, नियामक के अंतर्गत ही कंट्रोलर आता है। तो उस सब को ध्यान में रखकर आरबीआई कार्य करता है। तो आरबीआई मतलब क्या करता है, तो वाणिज्यिक बैंक पर अपना नियंत्रण रखता है। जैसे कोई बैंक का क्या हो जाता है, तो कई बैंक दिवालिया हो जाती है, कई बैंक भाग जाती है, कई बैंक मतलब बिखर जाते हैं। तो जितना भी बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जितना भी है, सबका रजिस्टर्ड किस में रहता है, तो ये रहता है आरबीआई में रहता है। आरबीआई में रजिस्टर्ड हो गया है तो उसमें क्या करता है, आरबीआई बहुत दिमाग का तेज है। वो क्या करता है कि जितना भी उनके ग्राहक हैं, मतलब ग्राहक के तौर पे वाणिज्यिक बैंक और मतलब केंद्र सरकार, सबसे बहुत चीज़ करवाते हैं। 5-6 प्रकार के रेट रखता है। एक बैंक दर, बैंक रेट हो गया, ठीक है। एक क्या करता है, सीआरआर, बताएंगे आपको सीआरआर क्या होता है, एसएलआर, उसके बाद क्या होता है रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। इतना प्रकार के टैक्स लगाए रहते हैं जिससे कि बैंक दिवालिया भी घोषित होगी तो इस बैंक से जितने ग्राहक जुड़े हैं उसको पूर्ण रूप से घाटा नहीं लगने देता है आरबीआई।
आप एक बात सुने ही होंगे कि मतलब कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है तो 2, 4, 5 महीना के बाद आरबीआई एक अलॉटमेंट करता है कि मतलब जितना भी आप उनके ग्राहक हैं, यानी कोई भी बैंक मान लो अदर बैंक जो उसके ग्राहक है, आप चिंता ना करें, आपका हम 25% पैसा रिटर्न कर देंगे। मतलब आप जानते ही हैं कि 1 लाख जिसका पैसा होगा उसका 25,000 कम से कम हम आपको दे देंगे। क्यों जानते हैं? आरबीआई के पास पैसा एडवांस थोड़ी है ना है, उसी बैंक से लिया रहता है। उसका जो लिंकेज जो रहता है, पहले शुरू में जो लिंकेज आपको बताए हैं कनेक्टेड, आरबीआई से कनेक्ट रहता है, उसमें ही उतना पैसा उनके पास रहता है कि उनके ग्राहक को आराम से पैसा दे सकता है। तो बस कल की क्लास में, आज की क्लास में बस इतना ही, एक छोटी सी टॉपिक लेकर आए थे हम। और कल आपको बताएंगे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे कल आपको। तो जय हिंद, जय भारत। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब करिए और अच्छे ढंग से तैयारी को एक सिलसिला में आपके साथ हम बने रहेंगे और हर एक टॉपिक, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कराते हुए यहाँ से आराम से जॉब लेकर ही जाना है आप लोग को। तो बस जय हिंद, जय भारत।